फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में कौन सा चैप्टर? हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रियल नंबर्स। ठीक है, हमने क्लास 10th की फिजिक्स कंप्लीट कर ली है और केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे मैथ्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, रियल नंबर्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, बट हमारे सिलेबस से यूक्लिड डिवीज़न लेमा रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो हम उस पार्ट को इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे। अगर आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप बता दीजिएगा, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ओके, सो इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, कौन सा आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये क्या है? सुना नहीं है पहले कभी? चलिए आज पढ़ लेते हैं इसके बारे में। Fundamental theorem of arithmetic states that very composite number, सॉरी सबसे पहले मिसप्रिंट हमें मिल गया, चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ वेरी नहीं होगा, यहाँ होगा एवरी। 1 मिनट, पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be uniquely expressed, that is factorized, as a product of prime apart from order in which the prime factors occur। अब इसका मतलब क्या है? हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो क्या स्टेट करती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये स्टेट्स करती है कि हमारे जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है, उनको हम कैसे लिख सकते हैं? उनको हम प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर हमारे कौन से होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, 1 और खुद को छोड़ के उनके जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो नंबर हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जो हमारे कंपोजिट नंबर है उनको हम कैसे लिख सकते हैं? उनको हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका क्या होता है? सिर्फ 1 और फैक्टर इटसेल्फ। ठीक है, उनके प्राइम नंबर के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनका खुद के और 1 के अलावा भी अगर जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो नंबर हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, जो हमारे जितने भी कंपोजिट नंबर है वो कैसे एक्सप्रेस किए जा सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है, वो किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो, हम उनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। किनको? कंपोजिट नंबर्स को। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे एक। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया है। 1260 कैन बी यूनिकली फैक्टराइज्ड एज। ठीक है, तो हमारा जो 1260 है इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? जैसे हमारे इसमें दिया है, जैसे कि हम इसके क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो एलसीएम निकालने से हमें क्या होता है? हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 1260 है इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2, 3 एंड 5। 2 to the power 2, 3 to the power 2 एंड 5 एंड 7। ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये होंगे हमारे 1260 के प्राइम फैक्टर्स। तो हमने क्या करा? 1260 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। सॉरी, ये क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है। इसको हमने कैसे लिख दिया? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है फैक्टर ट्री ऑफ 84। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? इसको फैक्टर ट्री के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री में भी हम क्या करते हैं? तब तक हम उसको ब्रेक करते जाते हैं जब तक वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ना आ जाए। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम, है ना। तो हम तब तक उनको ब्रेक करते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे? यहाँ पे हमने 84 को ब्रेक करा है। तो पहले 28 3 से 84 एंड देन 4 7 से 28 एंड देन 2 2 से 4। ओके, तो ये हमारा 84 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 2 3 एंड 7। ओके, नाउ सेकंड हमारा क्या है? सेकंड टॉपिक है हमारे चैप्टर का, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए बी। हमारे कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर, लेट अस से ए एंड बी, ठीक है, इनको हम इनका एलसीएम और एचसीएफ जो होगा, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे कोई भी 2 नंबर ए एंड बी, उनका जो एचसीएफ होगा और जो एलसीएम होगा उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो नंबर्स के जो 2 नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा।
ठीक है, ये है हमारे थ्योरम। ओके, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b, HCF ऑफ a and b एंड LCM ऑफ a and b, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ HCF ऑफ a and b एंड LCM ऑफ a and b विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ओके, एग्जाम्पल है इसका, 1 मिनट इसको इरेज करके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द LCM ऑफ 315 एंड 360 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम क्या करेंगे, 315 और 360 को प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। हैंस फाइंड देयर HCF। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर इनका HCF फाइंड करेंगे। तो हमने पहले क्या करा, पहले तो हमने इसका LCM निकाल लिया। ठीक है, फिर हमारे दोनों का मतलब पहले तो हमने दोनों को प्राइम फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, 315 को भी 360 को भी हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब हमने क्या करा, इनका LCM निकाल लिया। ठीक है, LCM निकल गया। और HCF क्या होता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, HCF हम कैसे निकालेंगे, HCF विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM। ठीक है, अगर ये सोचिए, अगर हम माने कि हमारा HCF जो है, अगर हम इसको x माने, ठीक है, और LCM को हम y माने इज इक्वल टू z। ठीक है, x इंटू वाई इज इक्वल टू z माने। अब हमसे पूछा है x निकालना है हमें, तो हम यहाँ पे x कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू z y, y यही तो लिखेंगे अब हम। ठीक है, सेम केस यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, हमें LCM निकालने को बोला गया है और हमें HCF पूछा गया है। HCF हम इसका सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट जो हमें अबव कंडीशन दी है उसके अगर बेस पे हम निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय LCM। ओके, तो ऐसे हमारा क्या निकल आएगा, ऐसे हमारा HCF निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द HCF ऑफ 300 एंड 360 एंड 240 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है। तो हम पहले सबको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हमने सबको फैक्टराइज कर लिया। अब हमने क्या निकाल दिया, इसका HCF निकाल दिया। ओके, HCF हमको सभी को पता है क्या होता है, जो हमारे पहले हम सबको फैक्टराइज करते हैं, फिर उसमें से जो हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन आउट होते हैं उनको हम अलग पुट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड टॉपिक इज, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हैविंग अ यूनिक फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग हमारा जो एक नंबर है, ठीक है, अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हैविंग अ यूनिक फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमारा जो नंबर है, एक नंबर कंपोजिट नंबर, उसको हम कैसे, हम उसका जो फैक्टराइजेशन करते हैं वो उसका यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, उसके अलावा उसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा प्राइम नंबर्स में, उसके अलावा उसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। वो जो उसका जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो कैसे होता है, यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, चेक वेदर 15 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 10 और नॉट फॉर एनी नेचुरल नंबर n, जस्टिफाई योर आंसर। अब हमसे पूछा है 15 टू द पावर n का मीन्स यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम वहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो हमारा जो 15 है क्या वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इफ़ इट डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारा नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है तो क्या होगा, तो वो 10 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 10 के फैक्टर्स क्या है, 2 and 5 है ना। और अगर हमारा कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो एग्जैक्टली वो 2 and 5 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। ओके, तो अब हमने क्या करा, 15 टू द पावर n को हम और कैसे लिख सकते हैं, हम 3 into 5 होल टू द पावर n भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 3 into 5 15 होता है और होल टू द पावर n, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं। हेयर 3 and 5 आर द ओनली प्राइम्स दैट अकर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 15 टू द पावर n। अब क्या है, 15 टू द पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं, ओनली 3 and 5 आ रहा है। ठीक है, by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, there is no other prime except 3 and 5 in the factorization of 15 to the power n। अब हमने जैसे अभी ऊपर पढ़ा कि हमारा जो एक नंबर होता है, जो कंपोजिट नंबर होता है, उसको अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से अगर उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है, यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो हमारे 15 टू द पावर n का फैक्टराइजेशन कैसा होगा, यूनिक फैक्टराइजेशन होगा, 3 into 5 टू द होल टू द पावर n। ठीक है, उसके अलावा 15 के और कोई फैक्टर नहीं होंगे, 3 और 5 के अलावा। ठीक है, 1 तो होता ही है सभी का फैक्टर, उसके अलावा 3 और 5 के अलावा उसके कोई फैक्टर नहीं होंगे, है ना।
डज नॉट अकर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 15। अब क्या है, 2 आ रहा है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके 15 के? नहीं आ रहा है। कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहा है? 3 एंड 5। अब इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि हमारा 15 टू द पावर n जो है वो फॉर एनी पॉजिटिव, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, it will be not divisible by 10. Okay, 15 will be 15 to the power n will not divisible by 10 for n is equal to any natural number. ओके तो हमारे 15 जो होगा वो किसी भी अगर हम n की जगह पे किसी भी नेचुरल नंबर की वैल्यू रख दें तो हमें तब भी हमारा 15 क्या है, 10 से डिविजिबल नहीं होगा कम्प्लीटली। ओके क्यों? क्योंकि उसके फैक्टराइजेशन में 5 तो आ रहा है बट 2 नहीं आ रहा है। Hence 15 to the power n is not divisible by 10, इसलिए हमारा 15 to the power n जो है ये क्या है, 10 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, every number of the form root p where p is a prime number is called an irrational number। तो हमारा कोई भी नंबर p जो कि रूट p में हो, where p is a prime number, जहाँ p क्या है, p हो हमारा प्राइम नंबर, ठीक है, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, वो इरेशनल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइम नंबर ही क्यों लिखा गया है? फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें रूट 4, तो रूट 4 हमारे किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, तो वो तो इरेशनल नहीं होगा ना, कंपोजिट नंबर है वो। अच्छा प्राइम नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर्स ही नहीं होते हैं नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा। ठीक है, कंपोजिट नंबर भी ऐसा नहीं कि सारे कंपोजिट नंबर जो है वो परफेक्ट रूट्स होते हैं, नहीं, सारे कंपोजिट नंबर परफेक्ट रूट्स नहीं होते हैं, बट प्राइम नंबर तो कोई भी रूट भी नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, कंपोजिट में कुछ होते कुछ नहीं होते। ओके तो क्या है हमारा स्टेटमेंट, एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म रूट पी वेयर पी इज़ अ प्राइम इज़ कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। तो हमारा कोई भी नंबर जो रूट पी की फॉर्म में हो, जहाँ पी क्या हो, हमारा प्राइम नंबर हो, तो वो नंबर हमारा कैसा होगा, वो नंबर हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल रूट 3, रूट 11, रूट 12। अब इसमें देख लीजिए ये जो है हमारा 3, रूट 3 जो है हमारा, इसमें हमारा 3 तो प्राइम हो गया, चलिए कोई बात नहीं। रूट 11 जो है इसमें हमारा 11 प्राइम हो गया, बट अगर हम 12 को देखें, रूट 12 को देखें, तो रूट 12 क्या है, 12 हमारा कंपोजिट नंबर है 12 कंपोजिट नंबर, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि रूट 12 को हम अगर हम रूट 12 को हम मतलब हमारा जो रूट 12 है ये क्या है, ये किसी जो हमारा 12 है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, 12 हमारा किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम चाहें तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर है ये, बट इट इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर रूट 12। क्यों? अब हम इसको अगर लिखना चाहें, अब हम इसको अगर तोड़ते हैं, ठीक है, रूट 12 जो है अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा पेयर बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा हमारा, तो 2√3, 1 मिनट, 2√3, तो ये जो हमारा रूट 12 है ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया 2√3 के। अब 2 तो चलिए हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये और ये हमारा इरेशनल भी नहीं है, 2 तो हमारा क्या है, रैशनल है, बट ये जो है हमारा रूट 3, ये हमारा कैसा है, रूट 3 है इरेशनल, इसलिए रूट 12 भी क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ओके इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब थ्योरम दिए हमें यहाँ पे, ठीक है, इफ़ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर हमारा कोई प्राइम नंबर p है और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन जो हमारा p होगा वो a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ a हमारा क्या होगा, a होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे हम थ्योरम प्रूव करने की जगह हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, सेम जो थ्योरम प्रूव होगी वो भी ऐसे ही होगी, बट यहाँ पे हम एग्जांपल के केस में ले लेते हैं उसे। ठीक है, इससे हमें क्वेश्चन लगाने का भी आइडिया हो जाएगा और हमें थ्योरम भी प्रूव हो जाएगी। 1 मिनट, यहाँ पे थ्योरम का प्रूव नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको किस टाइप से होगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो है ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, हमें ये नहीं दिया कि वो प्राइम है कि कंपोजिट है, ए हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है।
तो ए को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी टू द पावर 1 स्क्वायर इंटू पी टू द पावर 2 स्क्वायर इंटू पी 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर को। तो हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हमारा जो है, अगर हम इसमें से p कॉमन आउट ले लें, ठीक है, ये जो हमारा जितना भी है यहाँ पे क्या है, p स्क्वायर्स है ना, हम यहाँ पे p कॉमन आउट ले लें तो हमारा क्या है, हमारा जब p कॉमन आउट हो जाएगा तो दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारा a स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, p से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है p से। तो यही तो हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। वैसे एनसीईआरटी में इसका डिटेल्ड बिल्कुल दे रखा है कि आप इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे। और अगर आपको एनसीईआरटी से समझ में नहीं आता है तो आप एक बार साइड बुक आर डी शर्मा वगैरह में भी देख सकते हो, उसमें बहुत डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक एक चीज़ इतनी डिटेल में बताऊँगी तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ प्रूव दैट रूट 7 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, रूट 7 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि रूट 7 को हम इरेशनल प्रूव कैसे करेंगे। ओके, तो जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं कि हमें पता होता है कि वो इरेशनल है बट हमें उसे प्रूव करना होता है रैशनल, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उसे रैशनल मानते हैं। मीन्स अगर हमें कुछ भी गलत प्रूव करना है तो पहले हम उसको सही मानते हैं, एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या प्रूव करना है कि रूट 7 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें तो पता है कि ये इरेशनल नंबर है बट हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा रूट 7 क्या है, दैट इज़ इट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, तो अब जब हमारा रूट 7 रैशनल है तो इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, इफ़ HCF of P and Q is not equal to 0, then by dividing P and Q by HCF of PQ, root 7 can be reduced as root 7 is equal to A by B। ठीक है, तो इसमें ये कहने की कोशिश की गई है कि हमारे जो रूट 7 को हमने P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, इसको अगर इसके जो भी इसका HCF हो हम उससे डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएंगे, ऊपर नीचे प्राइम मिल जाएंगे हमें, है ना। तो हम रूट 7 को क्या लिख सकते हैं, A अपॉन B लिख सकते हैं, वेयर HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने क्या करा, जो हमारे PQ का HCF था उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो जो हमें A अपॉन B फॉर्म मिली है वो क्या है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसकी। ठीक है, अब उसको और फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, अब उनका HCF क्या हो जाएगा, 1। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं रूट 7B इज इक्वल टू A, क्योंकि ये वाला जो हमारा b है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, जब यहाँ डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो हम रूट 7B इज इक्वल टू A भी लिख सकते हैं। और अगर हम क्या करें, अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायरिंग कर दें, राइट हैंड साइड भी स्क्वायरिंग कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, जो हमने अभी ऊपर थ्योरम पढ़ी थी उस हिसाब से क्या हुआ, उस हिसाब से जो हमारा 7B जो हमारा 7 है वो किससे डिविजिबल बाय हो गया, सॉरी हमारा A स्क्वायर किससे डिविजिबल बाय हो गया, 7 से। क्यों, अब ये जो हमें लिखा हुआ है 7B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक है, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई 7, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि हमारा जो A स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल बाय है, 7 से। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द अबव थ्योरम वी कैन कंक्लूड दैट A इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर थ्योरम पढ़ी थी, इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन इट विल ऑल्सो डिवाइड A। ओके, तो इस थ्योरम से क्या है, अगर हमारा जो A स्क्वायर है 7 से डिविजिबल बाय है तो वो 7 जो हमारा A है वो भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम A को क्या लिख सकते हैं, A को हम 7 से लिख सकते हैं, क्योंकि जब A 7 से डिविजिबल है तो A को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, वेयर C इज़ अ इंटीजर, C क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा उसमें एक। अब इससे हमें क्या मिला,
जो हमारा √7c होगा वो b के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें ये लिखा हुआ दे रखा है √7 सॉरी हाँ, यहाँ पे लिखा है a इज़ इक्वल टू 7c। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी, हमारा जो a है वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा a इज़ इक्वल टू 7c है। ठीक, और ऊपर क्या है, ऊपर हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ क्या है, a इज़ इक्वल टू √7b है। तो क्या मैं √7b को 7c के इक्वल लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। अब अगर मैं ये करूँ b इज़ इक्वल टू 7c बाय 1 मिनट, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। अब क्या मैं √7 मीन्स अगर मैं कहूँ तो मैं b इज़ इक्वल टू 7c बाय √7 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा b इज़ इक्वल टू √7c। मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, इतना मिल गया हमें। अब हमें क्या मिल गया, √7c इज़ इक्वल टू b। अब हम क्या करें, अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड स्क्वायरिंग करें तो हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें मिल जाएगा 7b² इज़ इक्वल टू 49c²। बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज़ b² इज़ इक्वल टू 7c²। ठीक है, b² किसके इक्वल हो जाएगा, 7c² के। अब यहाँ b² इज़ डिविजिबल बाय 7, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा है, ये लिखा है b² इज़ इक्वल टू 7c² लिखा है। ठीक है, तो हम b² बाय 7 इज़ इक्वल टू c² लिख सकते हैं। इससे हमें क्या मिल रहा है, जो हमारा b² है वो किससे डिविजिबल है, वो है 7 से डिविजिबल। ठीक है, मिल गया हमें इतना। अब जो हमने ऊपर थ्योरम पढ़ी थी उस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, क्योंकि हमने ऊपर थ्योरम पढ़ी थी व्हेन a² इज़ डिविजिबल बाय p दैट a विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय p। ओके, तो सेम सिचुएशन यहाँ है, व्हेन b² इज़ डिविजिबल बाय 7 देन b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब ये जो हमारी क्या बनी, ये हमारी बनी थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी a इज़ डिविजिबल बाय 7। थर्ड इक्वेशन क्या है, b इज़ डिविजिबल बाय 7। हमने ऊपर पढ़ा था कि a और b कैसे हैं, प्राइम है। अब हम उनको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हमने क्या निकाला, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है कि a और b का 7 भी कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स a, जो क्या कर रहा है, a को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, a को गलत बता रहा है, वो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको गलत बता रहा है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या कहा था, a और b हमारे कैसे हैं, प्राइम, उनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, बट यहाँ हमें क्या मिल गया, 1 के अलावा 7b a और b का कॉमन फैक्टर मिल गया। तो वो क्या कर रहा है, ये जो हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशन है ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि हमने जो अपनी एजम्पशन लेके चले थे, हम जो बात लेके चले थे कि मानते हैं √7 एक रैशनल नंबर है, वो क्या थी, वो हमारी रॉन्ग एजम्पशन थी, हमने गलत सोच लिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, दैट √7 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव हो गया √7 इरेशनल नंबर है। इसी तरह से हम √2 को भी इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं, √3 को भी कर सकते हैं, √5 को भी कर सकते हैं, और हम √11 को भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शो दैट √12 और रूट से हटके है -6। ठीक है, √12 - 6 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब हमें क्या करना है, √12 - 6 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस जो है ऊपर वाला पहले फॉलो करते हैं। हम क्या मानेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि हमारा √12 - 6 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब जब हम इसको एक रैशनल नंबर मान रहे हैं तो हम √12 - 6 को हम क्या भी लिख सकते हैं, हम p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ p और q हमारे क्या हो, इंटीजर्स हो, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। ओके, तो हम √12 - 6 को p/q बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब हम क्या लिख सकते हैं, √12 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। ऊपर बताया था कैसे इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ नेगेटिव का 6 है, वहाँ जाके अदर साइड जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके। अब हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ जो हमारा 2 मल्टीप्लिकेशन में है उधर हमारा राइट हैंड साइड में डिवाइड में चला जाएगा, तो √3 = 1/2 इंटू P/Q + 6 भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब P, Q 6 and 2 आर इंटीजर्स। अब हमारा क्या है, P/Q क्या थे, ये भी दोनों इंटीजर थे, ठीक है। 1/2 क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, और 6 क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, और P/Q तो हमारा है ही रेशनल नंबर, ठीक है। और ये बाकी दोनों भी चीज़ें रेशनल नंबर है। अब जब ये सब कुछ रेशनल नंबर है, तो इससे जो हमारा रिजल्ट आएगा निकल के, वो भी तो हमारा क्या होगा, वो भी तो हमारा रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे √3 जो है वो क्या है, वो भी रैशनल नंबर है। बट इट कंट्राडिक्ट्स दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये तो कंट्राडिक्ट है ना कि मतलब √3 ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है ना कि √3 इरेशनल है, क्योंकि √3 तो इरेशनल होता है ना। और यहाँ पे हम निकालने की √3 रैशनल है, तो क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट द अजम्पशन वाज रॉन्ग, वी वाज रॉन्ग, ठीक है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि हम गलत थे, हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। दिस मीन्स √12 - 6 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर यही चीज़ एग्ज़ाम में आती है और उसमें आपको दे रखा होता है कि √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो ठीक है। अगर नहीं दे रखा होता है तो आप उसमें पहले ऊपर प्रूव कर दीजिएगा कि √3 इरेशनल है, इसीलिए ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि √3 इरेशनल है, ठीक है। अदरवाइज़ आपका मे बी माइनस भी हो सकते हैं मार्क्स, ओके, वो टीचर पर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे रैशनल नंबर है, हमें पता है रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, हमने 9th में भी पढ़ा था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन आइदर बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ठीक है। कैसा हो सकता है, या फिर तो टर्मिनेट हो जाएगा, वो रुक जाएगा एक पॉइंट के कुछ टाइम बाद, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और क्या हो सकता है, एक केस ये भी हो सकता है, मे बी वो टर्मिनेट ना करे बट रिपीट कर जाए, कोई सिंगल डिजिट रिपीट कर जाए, ये कोई ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर जाए, ठीक है, हो सकता है। इन ऑर्डर टू फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर वी यूज़ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब हम क्या करते हैं, हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि अगर ऐसे कोई डिजिट लिखी हुई हो तो उनको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम डिवाइड करते रहते हैं। कभी कभी तो बहुत बड़ी बड़ी डिजिट होती है, उनको हम डिवाइड ही करते रह जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम यहाँ एक नया मेथड देखेंगे डिवाइड करने का। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1237 डिवाइडेड बाई 25 वी परफॉर्म द लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये जो नंबर लिखा हुआ है, अगर हमसे इसका डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। हर कोई यही करेगा, जैसे अब जो आने वाला मेथड नहीं पता होगा, ठीक है। बट अब क्या होगा, हम 10th क्लास में आ गए, थोड़े स्मार्ट हो गए, हम नया मेथड देखेंगे, ठीक है। वैसे तो हम यूजुअली ऐसे ही इसको डिवाइड करते रह जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिल जाएगा, टर्मिनेटिंग मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका नया फॉर्मेट क्या है। इफ़ x इज़ एन रैशनल नंबर, ठीक है, हमारा x क्या है, रैशनल नंबर है, x इज़ अ रैशनल नंबर विथ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब जब भैया जाहिर सी बात है, अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर P एंड Q आर को प्राइम, जहाँ P और Q कैसे हो, को प्राइम, उनका अदर देन 1 कोई फैक्टर ना हो, ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ नई क्या मिली कि जो हमारा एक x है वो क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ हमें क्या एक नई चीज़ मिली, यहाँ हमें नई चीज़ ये मिली कि यहाँ पे जो हमारा Q होगा, पहले तो हमें ये देख लेना है कि ऊपर और नीचे मीन्स हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो दोनों प्राइम हो, ठीक है, उनका अदर देन 1 कोई फैक्टर ना हो। तो नीचे वाला जो हमारा Q है, ठीक है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होगा, मीन्स ऊपर नीचे प्राइम नहीं, मीन्स जो हमारा ऊपर और नीचे जो हो उनका अदर देन 1 कोई फैक्टर ना हो अब, ठीक है, और उनको सिंप्लीफाई ना किया जा सके।
तो जो हमारा q होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा, हमारा x जो है वो एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो जहाँ p और q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम कौन से होते हैं, जिनका अदर देन वन कोई फैक्टर ना हो, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 1 हो। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m। तो उनका जो q होगा मीन्स डिनोमिनेटर जो होगा उसका जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहाँ m और n क्या होंगे हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q। हमने माना x हमारा क्या है, p अपॉन q है, b एनी रेशनल नंबर, क्योंकि p अपॉन q के फॉर्म में तो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब उसमें फर्स्ट केस क्या हो सकता है, इफ़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ठीक है, अगर हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q मीन्स डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में है, जहाँ m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो हमारे क्या होगा, जो हमारा x है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, if the prime factorization of q is not in the form of 2 to the power n to the and 5 to the power n, अगर हमारा जो q है मीन्स जो डिनोमिनेटर है अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में नहीं है, जहाँ m और n क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, देन x हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिव डेसिमल एक्सपेंशन। तो वहाँ पे हमारा x का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, अब हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 17/1600। ठीक है, 17/1600 लिखा है। अब पहले तो हमें ये देख लेना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है अपनी नहीं है। अब हमने देखा 17 और 6 हमने देखा 17 और 1600 तो किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, मीन्स दोनों को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम है, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, जो हमारा 17 है वो तो भैया ऐसे ही रहेगा, प्राइम है उसको तो कुछ करना ही नहीं है हमें। जो हमारा डिनोमिनेटर है हमें उसको ब्रेक करना है। तो हमने जो हमारा 1600 डिनोमिनेटर है उसको हमने किसके फैक्टर्स के किसके प्रोडक्ट में लिख लिया, 2 और 5 के प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1600। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, ये जो हमारा एग्जाम्पल था मीन्स ये जो हमारा नंबर था 17/1600, इसका जो q है मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, जहाँ जहाँ हमारा n क्या है, 6 है, मीन्स नेचुरल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और जो हमारा m है वो भी क्या है, हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, सो इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारा क्या होगा, तो ये हमारा नंबर जो होगा 17/1600, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं। इफ़ 723 इज़ डिवाइडेड बाय 392। अब हमने क्या करा, ऊपर भी हमने ब्रेक कर लिया पहले, क्योंकि बहुत बड़ा डिजिट है, हमने सोचा शायद कट जाए, बट नहीं कटे, दोनों को प्राइम है। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है 2 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 2। ठीक है, हैज़ अ डिनोमिनेटर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। अब हमने क्या देखा, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 के प्रोडक्ट में तो है, बट 2 और 5 के प्रोडक्ट में नहीं है, वो 2 और 7 के प्रोडक्ट में है। ठीक है, 5 नहीं है यहाँ पे, 5 मिसिंग है। इन केस ऐसा हो कि 2, 5, 7 हो या 2, 5, 3 हो, तो वो उनका भी डेसिमल एक्सपेंशन हमारा जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बिकॉज वहाँ 2 और 5 तो है, साथ में अदर डिजिट भी है कोई। ठीक है, तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है अगर वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के प्रोडक्ट्स में होगा, मीन्स 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के, तभी हमारा जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तभी उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो एग्जांपल है नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला, इसका जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब एक चीज़ जो इस PDF में मेंशन नहीं है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये वाला लेते हैं, जो हमारा ऊपर वाला फर्स्ट एग्जांपल था 17 डिवाइडेड बाय 1600। ठीक है, इसको हमने कैसे लिख लिया, 17 इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2।
अब आप सोचेंगे अब हमसे इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने को है या हम तो फिर लॉन्ग डिवीज़न ही करेंगे। क्यों करेंगे लॉन्ग डिवीज़न? नया मेथड बता तो रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमने कैसे निकालना है, हमें पता है 2 × 5 क्या होता है, 10 होता है, सिंपल डिजिट है। ठीक है, तो 17 से तो हमने कुछ भी नहीं करा अभी। अब हमने ये देखा यहाँ है 2 to the power 6, यहाँ 5 to the power 2। अब हम कुछ ऐसा करें कि हम दोनों की पावर इक्वल कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमारे यहाँ पे है 5 to the power 2 है। अब हम इसको ऐसे कितना, हम इससे कितने और कितने से मल्टीप्लाई करें कि 2 to the power 6 बन जाए, मीन्स पावर इसके 6 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 to the power 4 से। अब अगर हमने सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, हमने नीचे मल्टीप्लाई करा है, हम सेम डिजिट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर लिया हमने इतना। अब ये जो हमारा जो एक्स वाई आएगा, ठीक है, ये जो हमारा कैलकुलेशन में निकल के आएगा, तो ये कैसा होगा, ये जो हमारा होगा 17 × 5 to the power 4 डिवाइडेड बाय, अब ये जो निकल के आएगा ये क्या होगा, 10 to the power 6। तो ये जो ऊपर लिखा है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करके, और अगर हम 10 to the power 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। लॉन्ग डिवीज़न मेथड के अलावा हम इस मेथड से भी डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ किसके साथ है, ये सिर्फ उस केस में है जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n × 5 to the power m। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ये सेकंड वाला जो केस हमने देखा था उसमें अप्लाई नहीं होती है कंडीशन। ठीक है, ये सिर्फ फर्स्ट वाले केस में अप्लाई होती है। एंड विद दिस हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही है इसके बारे में, और हमारे सिलेबस में भी बस इतना ही है इसके बारे में। और ये वाला पीडीएफ अगर मैं कोशिश करूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर दूँ, और इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी इंक्लूड है, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको अलग से पढ़ना है तो आप बता दीजिएगा, उसकी सेपरेट वीडियो बन जाएगी। फ़िलहाल वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हमने उसे कवर नहीं करा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो हमने मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और मैं कोशिश करूँगी अगला चैप्टर जल्दी से जल्दी अपलोड करने की। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।